तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि काइनेमेटिक्स में आप मोशन, वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ रहे थे। वन डायमेंशनल मोशन में जो सबसे पहला हिस्सा देखा था हमने यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। फिर हमने दूसरे पार्ट की बात करी थी, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। कौन कौन सी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। इनके एप्लीकेशन भी सीखे थे, कैसे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना है, इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं, हमने काफी अच्छे से सीखे थे। अब इन्हीं पे बेस्ड आज हम लेक्चर की स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। देखते हैं ये क्वेश्चन अभी आप करोगे, इट विल टेक सम टाइम, बट थोड़े टाइम के बाद ये सवाल ओरल होगा। तो आप घबराओ नहीं, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से, ताकि ये थोड़ा चेक हो जाए कि जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखा था क्या वो आप ठीक से लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं। हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। एक छत है इस तरीके की, एक बिल्डिंग है इस तरीके की, लो थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक इस तरीके की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक पार्टिकल को नीचे फेंका गया था, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया था। इसे u इक्वल्स टू 0 से फेंका गया था, इसे u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था। 10 मीटर की हाइट है। सवाल यह है कि a और b कब और कहां मिलेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर a and b will meet। उत्तरी हाँ बेटा चलो, हो तो रही है रिकॉर्डिंग, झूठ बोलते हो, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, चल रही है। चलो, ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब किसी वजह से क्लास में थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हुई या किसी वजह से नहीं आ पाए, तो घर पे देख सकते हो। चलो फटाफट देखो, इसको सॉल्व करो और जल्दी बताओ कब और कहां मिलेंगे ए और बी। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें इसको। आंसर कितना आ रहा है, कितनी देर बाद मिल रहे हैं? 1 मिनट सर। ठीक है, और टाइम कितना है बेटा? हर्ष का आंसर आया है कुछ 19.6 अबव द ग्राउंड। देखते हैं 19.6 कैसे हो सकता है बच्चा। 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, 19.6 अबव द ग्राउंड हिट करें मिलेंगे। सोचो यार, क्या ये पॉसिबल है? चलो देखो इधर, समय हो गया काफी। इसी लाइन पे होगा, ए के लिए हमने कहा ये एक्स पे मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 माइनस एक्स। बोलो, इस जगह पे दोनों मिलेंगे। इस टाइम पे t इक्वल्स टू टी मान लिया फॉर ए के लिए। देखो यहां से चलना शुरू किया और कितना चला ये x चला, कितने टाइम में? t टाइम में। तो कितना लगेगा? x इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके लिए बात कर रहे थे। जब a के लिए बात करोगे तो ये वाला पॉइंट रेफरेंस होगा और एक डायरेक्शन पॉजिटिव थी, हमने नीचे मान ली, ये बन गई इक्वेशन। अब b के लिए जमीन से फेंका गया, एक पार्टिकल जमीन से फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से?
20 मीटर पर सेकंड से यहां आके पहुंचा, ये डिस्टेंस कितनी है 10 - x। तो जब ये इस जगह पे पहुंचेगा तो टी टाइम में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट लेगा, एक दिशा पॉजिटिव मान लें, इसमें यही डायरेक्शन पॉजिटिव मान ले रहे हैं भाई। जहां से फेंका जाता है एक पार्टिकल के लिए, ये है हमारा बी, ये हमारा ए के लिए रेफरेंस ये होगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। बी के लिए रेफरेंस ये होगा, इसकी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के हमने लिख दिया। अब ये यहां से यहां तक गया तो इक्वेशन लगेगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज 10 - x, u इज 20 इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। इत्तेफाक रख रहे, क्योंकि t टाइम में ये यहां पे पहुंचा, करेक्ट है। अब ये एक्सप्रेशन 1 था, ये एक्सप्रेशन 2 है। अगर हम 1 + 2 कर दें तो x से x कट जाएगा, 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, t की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। अब x की वैल्यू अगर चाहिए तो यहां पे उठा के पुट कर दो इसमें, अरे t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 इंटू टू हाफ प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर माने हाफ का स्क्वायर। तो कितना आया ये बेटा 10/8 मतलब 1.25। करेक्ट है। तो यहां से कितनी होगी x की वैल्यू 1.25 मीटर होगी। कितने लोगों का ठीक था? आरव क्या पूछ रहा, प्लीज एक्सप्लेन, क्या दिक्कत लग रही बेटा बताओ। हमने बोला था ए वाला पॉइंट से पार्टिकल नीचे की तरफ छोड़ा गया, हाफ जी टी स्क्वायर कैसे हुआ? अबे ये फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए एक्सप्रेशन इसके हिसाब से लगाओगे, इसको ओरिजिन मानोगे, इसके लिए ओरिजिन इसको मानोगे और एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे। तो बी वाला ये, अब ये जहां पे मिले थे बेटा एक ही जगह एक टाइम पे ही तो मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ इसको समय ज्यादा मिल जाएगा इसको समय कम मिल जाएगा, नहीं, इसको भी टी का टाइम मिलेगा, इसको भी टी का टाइम मिलेगा। इसने टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, इसने टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया 10 - x, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। अब हमने देखा हमारे पास 1 और 2, देखोगे तो आपके पास 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। अननोन कौन कौन से हैं? x और t। इक्वेशन कितनी है? 2, ये और ये। अब दोनों को सॉल्व करना था, हमें साफ साफ दिख रहा था एक जगह प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था, एक जगह माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, दोनों को जोड़ दिया तो फॉर्चुनेटली x और x भी कट गया। क्या आ गया खट से? t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड। ये हमारा इत्तेफाक था कि ये आंसर आ रहा है, कट पिट रहा है, करेक्ट है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? किसी का आया था ये? अबे बच्चू सेकंड इक्वेशन में हमने बोला यहां से पत्थर फेंका गया था ऊपर, तो जहां से फेंका जाता है उसी को आप रेफरेंस मानते हो। ये 2 अलग अलग पत्थर हैं, एक पत्थर यहां है, एक पत्थर यहां है। तो एक पत्थर जो नीचे से फेंका जा रहा था उसका रेफरेंस ये है, उसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, रेफरेंस ओरिजिन एक ही बात है। रेफरेंस मतलब t इक्वल्स टू 0 और s इक्वल और यहीं पे s इक्वल्स टू 0 होगा, यहीं से पार्टिकल शुरू हो रहा था, हमने इसको रेफरेंस मान के एक दिशा को पॉजिटिव माना। अब इसमें जब देखोगे तो g नीचे की तरफ है और ये डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव थी, इसीलिए यहाँ क्या लगाया माइनस साइन। पिछली क्लास में भर भर के किए थे ऐसे सवाल। बताओ अब कोई एतराज है, आपत्ति है? x इक्वल्स टू 5/4 की वैल्यू 1.25 ही होती है प्रभात बाबू, 1.25 नहीं होती है क्या? ठीक है चलो आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें पार्टिकल अलग अलग तरीके से मोशन कर रहा होगा।
हो सकता है पहले किसी और तरीके से चले, बाद में किसी और तरीके से चले, और बाद में किसी और तरीके से चले, एक के बाद एक, 2-3 टाइप का मोशन हो। तो ऐसे मोशन को इक्वेशन से समझने से ज्यादा बेटर है ग्राफ से समझें। तो हम पहले पढ़ा दें आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन आफ्टर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको ग्राफ, एक मोशन का ग्राफ कैसे होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मोशन का ग्राफ ज्यादा पसंद आता है, करेक्ट है। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है, अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है बच्चा, इसमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले पता होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसमें अगर हम ये कहें कि हमारा ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू कर रहा था, जब यहां से चलना शुरू करेगा तो यही s इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 बोला जाता है। कोई पार्टिकल की अगर कोई ये कह रहा है कि इसकी पोजीशन जो है x टाइम के हिसाब से t क्यूब 2t क्यूब के टाइप की है, कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे था, t इक्वल्स टू 1 पे पार्टिकल कहां पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया, t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल 16 पे पहुंच गया। इस तरीके से ये पार्टिकल अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अब अगर ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है तो ये किसी वेलोसिटी से भाग रहा होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अब ऐसे ही सवाल जिनमें कोई तुक बुक नहीं होती है, जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप ऐसे करते हो। पिछले वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले एक चीज का ख्याल रखना बेटा, हमने एक बार बहुत बुरी तरीके से पीटा था एक लड़के को, ठीक है, उसके कान से खून निकला था, नाक से खून निकला था और बुरी हालत हो गई थी उसकी, मतलब झूठ बात है ये, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने कुल मिला के उसको बहुत डांटा था, और कई बार हम डांटते हैं केवल एक बात को लेकर के, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो तभी लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने सीखी है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे चाहो तो आप ऐसे खतरा बना के चाहो तो लिख लो, ये नीचे खतरा लिख लो, और यहां पे लिख लो इक्वेशन ऑफ मोशंस। लिख क्या लो, मतलब याद रखो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या जनरल मोशन जो है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो अगर कहीं आपको s डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए और फिर पूछा जाए कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो v क्या होता है बेसिकली ds by dt, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आएगी वेलोसिटी। साथ ही साथ अगर कोई एक्सेलरेशन पूछ ले जिसको आप a बोलते हो, तो ये a की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट है। तो लिखो चाहे ना लिखो, एक डायरेक्शन के अलोंग, एक लाइन के अलोंग तो चले ही रहे हैं। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dv बाई dt, ये सुना है ना सबने। तो डायरेक्शन अगर एक है तो अगर तीर नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है तो ये अपने आप वेक्टर इंक्लूड हो जाता है। तो a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, या इसी को क्या लिख सकते हो आप, d2s बाई dt स्क्वायर। कुछ लोग होशियारी ये करते हैं कि ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और ये बन जाता है v dv बाई ds। तो क्लियर है, अगर कहीं आपको कोई इस तरीके का फंक्शन दे तो उस फंक्शन में s से v पहुंचने के लिए और v से a पहुंचने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की, करेक्ट है। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को समझने का तरीका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, वेलोसिटी पूछी जाए तो v इक्वल्स टू ds बाई dt हो जाता है, एक्सेलरेशन
dv बाई dt होता है, या d2s बाई dt स्क्वायर हो जाता है, या v dv बाई ds होता है। इसको हमने अलग से बॉक्स में बंद किया क्योंकि इस पे ये छुपा हुआ है, ये बहुत छुप के बाहर करता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। ठीक है, तो अगर हम अब इसी में अगर आपसे पूछें, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 0 है इस तरीके का, ये बाद की चीज है, इसको कटाओ सवाल से, सिंपल सी बात है, s इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 है, ये s x इसका दिया गया है 2t क्यूब। अब हमसे पूछा जा रहा है x मान लो, इसको s मान लो, बात एक ही है। अब सवाल ये है कि इसी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन बताना है, कैसे होगा? तो s आपको दिया गया है कितना है, 2t क्यूब। v पूछा जा रहा है, v क्या हो जाता है, ds बाई dt। तो d बाई dt लिखो 2t क्यूब, कितना हो जाएगा बेटा, 6t स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई दूसरे पार्ट में पूछे, दूसरे पार्ट में पूछे a इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ 6t स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 12t। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 इंटू टी। करेक्ट है? तो एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट तो था ही था। करेक्ट है? तो आपने तीनों चीजें पता कर ली। सेकंड वाले में अगर कोई पूछे कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी? तो भैया आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो 6t स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 16 6 जा 96। नहीं, गलत तो नहीं बता रहे हम, 16 6 जा 96 नहीं होता है? हाँ सही है ना? ये पहाड़े याद है कि नहीं है तुम लोगों को? पहाड़े याद कर लेना बेटा, जिनको टेबल वगैरह याद नहीं है वो 1 से 20 तक की टेबल याद रखें। पिटाई लगती है इस बात पे जिन्हें टेबल याद नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया। करेक्ट है? अगर कोई एक्सेलरेशन पूछ ले t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है? समझ में आया? एक क्वेश्चन चलो आप लोग और करो। सर पहले वाला क्वेश्चन जरा रिपीट कर दीजिए, क्या लिखा है? कौन सा पहला क्वेश्चन? हाँ सर, क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन इसका, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो इन्हें तभी लगाना है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो नहीं लगाना है। करेक्ट है? चलो आगे बढ़े, ये देख लिए, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। चलो सर पेज ऊपर कर दीजिए 2 मिनट के लिए सर, वही वाला अब लो, सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड। ठीक है आगे बढ़े। थैंक यू सर। देखो अब अगला, नेक्स्ट है अगले में है, ये बोला गया है s इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 5t माइनस 9। फर्स्ट पार्ट है फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड में है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चलना इसने शुरू किया होगा वो बताना है आपको। अच्छा 40 क्यूब है ना, 40 क्यूब। 40 क्यूब है, हाँ क्यूब है। चलो बताओ फटाफट।
एक मिनट बेटा, और फिर से सेकंड का आंसर है 5 मीटर। फिर से बताओ कितना आ रहा है। b is equal to 12t square plus 5, a is equal to 24t और सेकंड का आंसर है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं। वेलोसिटी पूछी जा रही है तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ds बाई dt। तो d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट रखा अंदर 4t क्यूब प्लस 5t माइनस 9, कितना आ जाएगा बेटा 12t स्क्वायर प्लस 5। a इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, dv बाई dt। ट्वेंटी 4t, ठीक है। अब कोई ये पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। बोलो सहमत। चलो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, ये s है, 5 नहीं है, ये क्या है s क्यूब प्लस 3, ठीक। सवाल पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ s। a एज अ फंक्शन ऑफ s कितना होगा बताओ। ये फर्स्ट है, इसका a वाला पार्ट है, b वाले पार्ट में है v इक्वल्स टू अंडर रूट s फाइंड एक्सेलरेशन। कितना आ रहा है बेटा पहले का और दूसरे का? 1/2 s raised to the power -1/2। चलो देखते हैं, इसमें होशियारी से देखो, v एज अ फंक्शन ऑफ s लिखा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू क्या होता है, v dv बाई ds। v कितना है हमारा s क्यूब प्लस 3 इंटू डी बाई ds की जगह फिर से लिख दो यहाँ पे s क्यूब प्लस 3, कितना आ जाएगा a का वैल्यू s क्यूब प्लस 3 और यहां से आ जाएगा 3s स्क्वायर। तो कितना आया बेटा ये 3s की पावर 5 प्लस 9s स्क्वायर। अब इसमें इसका आंसर आया, इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 वो कितना 1/2 1/2, ठीक है। चलो देखो a इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ से हाफ का गुणा होगा हाफ इंटू s की पावर 0, तो कितना आएगा हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है, आ गया था। ये बताओ बेटा जो ये चीजें बता रहे हैं ये सब समझ में आ रही हैं?
किस किस को नहीं आ रही है? सर सर हमें मतलब नहीं आ रही सर। क्या बेटा? एक्चुअली सर नहीं आ रही सर समझ में सवाल। क्या दिक्कत लग रही बेटा? सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, ये आया था, ये वाला आ रहा था समझ में? ये हाँ सर ये वाला आ गया था। तुमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी थी? हाँ सर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते वक्त एक ही वैल्यू बी डीबी बाई डी एस आई थी। यस सर। तो एक्सेलरेशन, अब ये किसका वीडियो चला फंक्शन गया है? सर आपको। एक बात समझो जरा, इसमें ए और एस का फंक्शन है। क्या है ये? ए और एस का फंक्शन है। तो अब एक बार, सॉरी, ये ए एस लाना है, वी एज अ फंक्शन ऑफ एस दिया गया, ए एज अ फंक्शन ऑफ एस लाना है। तो क्या आप ये जानते हो ए सर किसी आपका भी वीडियो तरीके नहीं आ रहा सही से सर। नहीं आ रहा है? आ क्या रहा है। आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है? यस आ रहा है। लाइक आपकी तरफ से नहीं कर रहा कहीं वही किसको। अरे यार, म्यूट करो आवाज को। चलो यार, यहां से तो बैंडविड्थ सही है, अच्छी खासी बैंडविड्थ ले रहा है ये। इसको क्लियर है। हाँ क्लियर हो गई यार, ये जूम में भी हाई डेफिनेशन पे लेता है। चलो आगे बढ़े। सर वीडियो समझा पॉज दीजिए हो सर। गया। पॉज हो गया ना बेटा? सही है। सही होगा, सही होगा। चलो देखो, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत। अब आ गया ठीक से? यस सर। चलो देखो, ये आ रहा था, ये चीजें क्लियर है कि हमें b एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया था, a एज अ फंक्शन ऑफ s निकालना है। तो किसी तरीके से आप b को एज अ फंक्शन ऑफ a ला सकते हो। तो हमने होशियारी दिखाई, a भी s वाला ये रिलेशन होता है, ये बड़ा छुपा रुस्तम होता है। इसमें b भी एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया है और db बाई ds भी निकाल सकते हो आप। तो टाइम के साथ जब होता है तब ये वाले फॉर्मूले चलते हैं, a इक्वल्स टू db बाई dt या v इक्वल्स टू ds बाई dt या s इक्वल्स टू जो दिया गया हो f। तो करेक्ट है? अरे बताओ, अब आया समझ में कि नहीं आया? अरे ना कह दो यार बेटा। नहीं आया सर। नहीं आया? क्या वीडियो की दिक्कत है क्या बेटा? अपने यहाँ कुछ यस सर। सर नेटवर्क सही आ रहा है सर। सही आ रहा है, फिर क्या दिक्कत? यस सर। सब आ रहा है, ये ब्लर हो जाता है, पॉज हो जाता है सर। यार तो फिर नेटवर्क सही नहीं है, सर ठीक है। है ना? कोई परेशान ना हो। देखो बच्चा, इधर ये है v एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया है, हमें a एज अ फंक्शन ऑफ s निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू b db बाई ds, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें b भी खप जाएगा और ds बाई dt, db बाई ds भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रख के निकल आता है। सर ये Correct है? 3s स्क्वायर कहाँ से आया सर? क्या बेटा? 3s स्क्वायर कहाँ से आया? इसकी बात कह रहे हो क्या? हाँ 3s स्क्वायर कहाँ से आया सर? सेकंड अबे इसका डिफरेंशिएशन s क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? नहीं होगा? अब ना पूछो यार, अब तो ये तो सब पूरा चैप्टर खत्म हुआ है अपना। और देखो परेशान ना हो, एक काम और किया करो, जिनको भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत लग रही है कनेक्टिविटी में, कहीं कोई दिक्कत लग रही तो तुरंत देख लिया करो। अब हम लेट भी नहीं करते, हम तुरंत ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। सर डेटा ही नहीं बचता सर, तो देख ही नहीं पाते हैं। तो और डेटा का बूस्टर पैक डलवा लो। सर पापा डलवा ही नहीं पा रहा है सर। चलो तो कहना पापा से है ना कि पापा जरूरी है, थोड़ा सा क्लास वाला मैटर है, तो फिर क्लास की कहोगे कर देंगे वो, ठीक है? परेशान ना हो। चलो इधर देखें, अब आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो अगला है, अब हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा कैसे चल रहे हैं? हमें a कैसे दिया जाता है? a दिया जाता है dv बाई dt, करेक्ट है? तो यहां से अगर आप देखो तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? a dt। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा dv और यहां हो जाएगा a dt। अब आप देख लो अप्रोप्रिएट लिमिट लगा के, t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वो जितनी हो,
ठीक है, t इक्वल्स टू टी पे जो हो जितनी हो उस तरीके से निकाल सकते हो आप b एज अ सर फंक्शन। इसमें a बाहर आ जाएगा ना सर? नहीं आएगा a बाहर, a तब बाहर आता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो a बाहर नहीं आएगा। समझ गए सर। समझ गए, इसीलिए इसको अलग से बताया गया है। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तब तो ये v इक्वल्स टू u प्लस at हो गई। करेक्ट है, उसी तरीके से तो a से v जाने के लिए, ठीक है, v क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt टाइप से, और v से s जाना हो d dt। करेक्ट है, तो a से v जाने के लिए या v से s जाने के लिए किसकी मदद लोगे, इंटीग्रेशन। करेक्ट है, बोलो। ठीक है, तो अभी ज्यादा फंसो नहीं, परेशान ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी ये चीजें खत्म हो गई हो, अभी इसके हम और एग्जांपल लेंगे, इसको और डिटेल में देखेंगे, इतना अभी इतने टाइम के लिए सफिशिएंट है। एक आध एग्जांपल के हम 4-5 ले लें, लेकिन अभी परेशान ना हो, अभी इसको इतना ही देखते हैं। अब हम लोग अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विद ग्राफ। हेडिंग डालो अगली, इंटरप्रिटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हम हटा दें इसको, अब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये आया समझ में? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, देखो बेटा, हमारे पास ग्राफ भी एक तरीका होता है मोशन को समझने का। हमारे पास ग्राफ भी एक तरीका होता है किसी भी मोशन को समझने का। अब ये ग्राफ में जो जो चीजें होती हैं हम उनको एक सरसरी नजर से देख जा रहे हैं, ऑल्दो ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपने उस टाइम पे नहीं ठीक से सुना था, अभी देख ले रहे। इस ग्राफ में ये एक्सिस होता है बाई, ये होता है एक्स, एक्स होता है इंडिपेंडेंट और बाई होता है डिपेंडेंट। एक्स आप अपनी मर्जी से चुनते हो, बाई उसके अकॉर्डिंग आता है। ग्राफ में ये वाला एक्सिस टी होता है ज्यादातर केस में। अब कोई भी है, अगर एक्स और वाई ग्राफ है, अगर वो इस तरीके से है, बेटा ध्यान से सुनना जरा, अगर वो इस तरीके से है तो क्या है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा इसको, अगर ये ऐसे करके चल रहा है। अगर ये इस तरीके से है तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ बढ़ रहा है, ऐसे भी ले सकते हो इसको, थोड़ा लेगे के ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये x है, ये y है, अगर ये ऐसे होता है हम इसको बोल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट है। एक बात और बता दें बेटा, देखो इसको हम बोलते हैं पैराबोला, और अगर कोई फंक्शन इस तरीके का हो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इसका कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे होता है, बट ये शेप इसकी क्या होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप क्या होती है, पैराबोलिक। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आई मोशन की, इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, कब अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है तो वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। एक बात और बता दें कि किसी भी फंक्शन में
ये अगर है बाई, ये सॉरी ये बाई, ये एक्स, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर कोई पूछे कि इस जगह पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट, इक्वल्स टू एक्स नॉट के ठीक पहले एक पॉइंट लो, ठीक बाद में एक पॉइंट लो और उन सबको मिला दो। मिलाने के बाद एक लाइन बनेगी, एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा थीटा उसी का 10 ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट। dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट क्या हो जाएगा, tan थीटा, करेक्ट है। और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इतना काफी कुछ देख लिया हमने, कब कांस्टेंट फंक्शन है, कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की है तो वो क्या हो जाएगा, पैराबोला। और ये किसी भी फंक्शन में अगर आपसे dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। टेंजेंट बनाने के लिए जिस पॉइंट पे बात करी जा रही है उसके ठीक एक पॉइंट पहले लो, ठीक एक पॉइंट बाद में लो, लाइन खींचो, मिलाने के बाद जो लाइन बनेगी उसका एक्स एक्सिस से थीटा निकालने के बाद tan थीटा उसका स्लोप हो जाता है। काफी कुछ चीजें देख ली हैं। अब हम मोशन पे आते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम एसटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। पहला वाला जो पार्ट है, ये हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आपको चीजें थोड़ी आइडिया मिल जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। पहला फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या इसको शॉर्ट बोले हम एसटी ग्राफ। ये एसटी ग्राफ क्या होगा, एस माने होता है डिस्प्लेसमेंट, टी माने होता है, हाँ उदय का आया है सर, मतलब पैराबोला की इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी क्या। हाँ बिल्कुल, y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उससे जो x1 x2 की वैल्यू आएंगी वही एक्चुअली कट होता है। जैसे अगर कहीं कोई ग्राफ इस तरीके, ऐसे कोई पैराबोला है, तुमने ये लिखा हुआ था y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था, और तुमने y इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो इससे जो दो वैल्यू आएंगी वो एक होगी ये, एक होगी ये, करेक्ट है। चलो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है बेटा, एक एक्सिस होता है डिस्प्लेसमेंट, जनरली ये होता है, और एक होता है टाइम एक्सिस। ये ग्राफ के पढ़ने का तरीका होता है, कोई भी ग्राफ है इस तरीके का, ये है टी, ये है एस, इसके ग्राफ के पढ़ने का तरीका है, कोई भी चीज ऐसे करके लिखी हुई है, इसका क्या मतलब होगा, इधर से चलो चला दे रहे, इधर से चला दे रहे हैं। इसका मतलब है जैसे अगर कोई बात करे हमारा पार्टिकल कहां की तरफ चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है। ये ग्राफ मतलब वेरिएशन है, ये ग्राफ मतलब रास्ता नहीं है कि एक चढ़ाई थी ऊपर गया और फिर खर्र सर से नीचे आया। ये कोई सीसो या कोई वैसा कोई झूला वूला नहीं है, या कोई इस तरीके की सरफेस नहीं है। ये पार्टिकल हमेशा जितने भी अभी मोशन हो रहे हैं सब में पार्टिकल कैसे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो मोशन जो होगा वो एस एक्सिस के पैरेलल होगा, मोशन विल बी अलोंग एस एक्सिस, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसके पैरेलल होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल हमारा कहां पे था बच्चा, यहां पे था, इसी जगह पे था ना, s इक्वल्स टू 0 पे था। t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे अगर आपको चाहिए तो 4 सेकंड ये नापो, 4 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे था, ये s था उसका, तो यहां पे था। t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पे, मतलब यहां आ गया, करेक्ट है। फिर उसके बाद 6 सेकंड पे क्या हुआ, यानी कि पार्टिकल पहले क्या हो रहा था, आगे जा रहा था, इस यहां तक आगे गया और फिर वापस आया और कहां तक पहुंच गया, यहां तक। तो जो ग्राफ है उसका प्रोजेक्शन ओवर एस एक्सिस वही मोशन को बताता है। मोशन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एसटी ग्राफ ऑन एस एक्सिस
जो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस है उस पे मोशन का प्रोजेक्शन जो है वो हमें रास्ता दिखाता है। करेक्ट है? तो अभी सुनो, अभी छिड़को नहीं, परेशान ना हो, हम मान रहे हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें अचानक से आ गई हैं, दिमाग में एकदम से जंप किया होगा, यार क्या क्या सर अचानक से बड़ी बड़ी चीजें बोलने लगे। बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रहे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। हम ग्राफ बनाए, ग्राफ में एक होता है एक एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप जनरली कौन सी वेरिएबल रखते हो, जो कि आप अपनी मर्जी से चुनते हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वाई एक्सिस पे जो फंक्शन होता है उसके हिसाब से चीजें, उसके अकॉर्डिंग चीजें बाई एक्सिस पे आती हैं। तो बाई एक्सिस एक नियम से बंधा हुआ है, एक फंक्शन से बंधा हुआ है। करेक्ट है? तो बाई एक्सिस एक फंक्शन से बंधा हुआ है, ये डिपेंडेंट है, ये आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऊपर बढ़ रहा होता है, एक्स बढ़ने के साथ साथ बाई बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ऐसे नीचे जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है मगर बाई गिर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अगर कोई इस तरीके का होता है तो ये पैराबोला बनता है, इस तरीके का बनता है शेप, तो ये पैराबोलिक शेप बन जाती है। करेक्ट है? बोलो। तो आगे बढ़े। हमने ये सब चीजों के बाद अब हम कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है सर, इन सब से हमें क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल सही बात, इनसे हमें भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब किसके हैं? ये सब गणित के हैं, गणित फिजिक्स में नहीं है। मतलब फिजिक्स में यूज होती है बट गणित की चीजें हैं ये, हमें इनको अपने फिजिक्स में अप्लाई करके देखना है। तो अप्लाई में तो हमें अपने मोशन को किसके थ्रू देखना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम मोशन बना रहे हैं, आप रीड कर करके बताना कि ये मोशन कैसा है। अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है, बोलो बेटा, इस तरीके का अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है। तो ये मोशन कैसा होगा? वो चला ही नहीं, कांस्टेंट होगा एक तरीके, लेकिन मोशन होगा ही नहीं। वेरी गुड। ये कैसे रखा हुआ है? रेस्ट पे, रेस्ट पे रखा हुआ है। अच्छा, इसका क्या होगा बेटा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो टाइम बढ़ रहा है, इसमें टाइम बढ़ रहा है मगर एस कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, अगर आप 0 सेकंड पे भी 4 पे थे, 1 सेकंड के बाद भी आप 4 पे ही खड़े हो, 2 सेकंड के बाद भी आप 4 पे ही खड़े हो, 3 सेकंड के बाद भी आप 4 पे ही खड़े हो, तो आप चल रहे हो कि रेस्ट पे हो? बोलो बेटा, आप चल रहे हो कि रेस्ट पे हो? रेस्ट पे। रेस्ट पे हो। तो ये ग्राफ किसका है? मोशन का है किसी का, या रेस्ट का है? किसका है बेटा? रेस्ट का है। जो बात हम कह रहे हैं वो समझ में आ रही है? ये मोशन है हमारा रेस्ट का। ये दोनों ही ग्राफ में मोशन नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? अब अगर हम बात करें इसका, ये एस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और अगर कोई पार्टिकल इस तरीके का है, ये क्या होगा बेटा? सर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें देखो बेटा, इसमें ds बाई dt जो कि वेलोसिटी होती है, क्या वो एक फिक्स्ड लाइन है कि नहीं है? जब एक फिक्स्ड लाइन होती है तो ds बाई dt कांस्टेंट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्लोप। और यही क्या हो जाता है हमारा? tan थीटा। बताओ बेटा, हाँ या ना? बोलो। नहीं आई हमारी बात? हाँ आ गई? तो ये मोशन कैसा है? ये tan थीटा कांस्टेंट है, तो इसमें वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट। तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट है? अच्छा, अगर ये ऐसा हो तो? एक्स एक्सिस से एंगल बेटा यहां से देखा जाएगा, ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो इस केस में जब आप देखोगे v इक्वल्स टू ds बाई dt, और ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग।
tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। ये आपको पता है ASTC वाला रूल, ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला रूल पता है? क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है ये पता है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर, Yes, पता sir. है तो अच्छी बात पता है। है। पता है तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? B इक्वल्स टू, मैथ्स में पढ़ाया गया ना? आ गया सर। ठीक, B हाँ, इक्वल्स टू समझ क्या गया। हो जाएगा? माइनस टेन थीटा, यानी कि ये भी क्या है? कांस्टेंट है। बट क्या है? कांस्टेंट है। कैसी है? नेगेटिव वेलोसिटी है। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ना 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 ना, यूनिफॉर्म ही है, चाहे स्पीड चाहे वेलोसिटी बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, लेकिन वो एक कांस्टेंट स्पीड तो है, स्पीड तो नहीं चेंज हो रही। जब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। बोलो। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन होगा ना? ना 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 ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड वो अलग होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्मली, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। बट इसमें स्पीड क्या है? पॉजिटिव। इसमें स्पीड नहीं, इसमें वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। इसमें वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। बात समझे कि नहीं? बोलो बेटा। यस। करेक्ट है। चलो अब हम आते हैं तीसरे मोशन पे। इनमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। No, sir. नहीं है? वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट मोशन पे आते हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पता है बेटा? एस और टी की क्या होती है? हमारे हिसाब से एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कांस्टेंट होता है, ए भी कांस्टेंट होता है, तो ये कैसी है? बाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 है। इस टाइप की इक्वेशन है कि नहीं है? बोलो। अरे हाँ है ना? Yes, sir. इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी लग रही है? मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? टी और एस में एस की जगह क्या आ गया बच्चा? बाई आ गया, और टी की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया इसमें। तो ये आपको जानी पहचानी लगने लगी। बोलो। हाँ सर, ये एक ही जैसे तो हैं, तो क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? पैराबोला। वेरी गुड। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि एसटी ग्राफ अगर पैराबोला है, ये कैसा है? पैराबोला। और इसकी इक्वेशन क्या है? बाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगी? बोलो बेटा। अरे सॉरी, बाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थोड़ी है, इसमें क्या है? एस और टी है। तो यहां इक्वेशन क्या हो जाएगी? एस इक्वल्स टू कुछ भी हो जाएगी, जो भी आना है, मतलब पैराबोलिक है तो एस इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा करके। करेक्ट है? तो अगर ये पैराबोलिक है तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक्सप्रेशन? अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखो तो ds बाई डी टी कितना होगा? 2at प्लस बी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? d2s बाई डी। इसको यार कुछ pqr कर लो, इसको जानबूझ के किया बेटा pqr। ये 2pt हो गया प्लस q, a इक्वल्स टू क्या है? ds बाई डी टी, dv बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? 2p प्लस q, 2p प्लस 0, सॉरी। करेक्ट है? तो ये कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? p कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? अगर कोई पैराबोला है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
देखो बेटा, ये तामझाम हमने उनके लिए किया है जिनके मन में ये चल रहा था कि सर आपने पैराबोला को कैसे बना दिया, इसको कैसे कह दिया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें भी दिख रहा है, हमने इसको माना और फिर प्रूव करके दिखाया कि A इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी S और T में, तब आप d2s/dt² निकालोगे या इसकी मदद से एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो कांस्टेंट आता है। हमने इन इक्वेशंस की मदद से आपको ये दिखाया है। बात समझे कि नहीं? तो आप या तो ये जानो और नहीं तो फिर हमारी बात आप मानो कि भैया कभी भी अगर ये पैराबोला हो, ठीक है, तामझाम में ना पड़ो, बहुत सिंपल सी हमारी एक लाइन में बात मान लो कि अगर कहीं कोई आपको एसटी ग्राफ पैराबोला मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। A इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, d2s/dt²। अब अगर ये ऊपर की तरफ है बच्चा, अगर ये ऊपर की तरफ है तो देखो इसमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर ये ग्राफ कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप में d2s/dt² क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। ये हैप्पी वाला है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये कॉनकेव अप है, इसका मतलब A की वैल्यू क्या है, A इक्वल्स टू d2s/dt²। तो ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। और कैसा होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। याद कैसे रखोगे पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉनकेव अप है, ऊपर की तरफ है। और अगर एसटी ग्राफ ऐसा है और पैराबोला है, दिख नहीं रहा। अगर ये नीचे की तरफ है और ये पैराबोला है तो भी ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बस एक चीज का ख्याल रखना, इसमें d2s/dt² क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर पैराबोला नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर पैराबोला ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैसे देखोगे, ये भैया पॉजिटिव आदमी है, ये हंसता हुआ है, इसमें कर्वेचर ऊपर होता है। ये नेगेटिव आदमी है, इसमें कर्वेचर नीचे होता है। करेक्ट है? तो जब भी पैराबोला नीचे होगा इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। करेक्ट है? बोलो, ये बात आई समझ में? चलो, इन शॉर्ट हमने बहुत बार बहुत हड़बड़ा के चीजें बताई हैं। अब हम इन शॉर्ट एक बार में बस क्विक रिव्यू दे दे रहे हैं, ये लिखना नहीं है, सब आप लिख चुके हो। हम फटाफट एक बात बता रहे हैं, अगर एसटी ग्राफ ऐसा है, आप बताते चलना, इस ग्राफ का क्या मतलब है, बोलो। रेस्ट। इस ग्राफ का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन। क्या आप वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी, tan थीटा। tan थीटा। वेरी गुड। अगर ग्राफ इस तरीके का है, ये पैराबोला है, पैराबोलिक। ये पैराबोला है, पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोला ग्राफ होता है, मतलब उसका जो फंक्शन जो होता है फंक्शन उसको बोल दे रहे हैं। ये अगर पैराबोला है एसटी, चल गई बस वहां तक चल। तो क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कैसा है, पॉजिटिव है, ये हैप्पी वाला है। करेक्ट है? और अगर ये ऐसा हो जाता तो ये पैराबोला ही रहे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नेगेटिव। वेरी गुड। A इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है मगर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ऐसा है, ये रोतलू है, इसका कर्वेचर नीचे की तरफ है, ये इसीलिए ये नेगेटिव है। करेक्ट रहे, याद रहेगा ये। चलो अच्छा, एक बात और बताओ बेटा, अगर ये ग्राफ इस तरीके का होता, एस और टी ऐसे हो जाता, यहां से होता थीटा, तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म है मोशन। V इक्वल्स टू -tan थीटा। करेक्ट है ये बात? tan थीटा कांस्टेंट।
टेन थीटा माइनस के साथ। अगर हम यहां से लेते हैं तो माइनस में आएगा, यहां से लेते हैं तो प्लस में आएगा। इतना याद रहेगा? बोलो। Yes. और मोशन को समझने के लिए क्या करोगे, इसमें मोशन कैसे हो रहा है, इसमें एस एक्सिस के पैरेलल, हमने आपको शुरू में ही बताया था, मोशन को समझने के लिए आप इसका प्रोजेक्शन इस पे लो। t इक्वल्स टू 0 पे भी यही था, t इक्वल्स टू 0 पे भी यही था, t इक्वल्स टू 1 पे भी यही है, पूरे टाइम ये यहीं पे चिपका रहा, तो ये रेस्ट पे रहा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा t इक्वल्स टू 0 पे यहां था, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। बोलो करेक्ट है? तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है, 0 से लेके यहां तक ऊपर जाता जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां इस टाइम से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि शुरुआत में ये यहां पे था, फिर ये नीचे आया, फिर ये फर्दर ऊपर गया। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें t इक्वल्स टू 0 पे ये यहां पे था, उसके बाद ये लौट के यहां तक आया। ये मोशन है एक्चुअली, ये वाला एक्चुअल मोशन है, ये एक्चुअल मोशन है, ये एक्चुअल मोशन है, ये एक्चुअल मोशन है। ये ऐसा नहीं है कि इस पे होके जा रहा है, ये बात समझ रहे हो, इस पे होके नहीं जा रहा है, ये पैटर्न है। मोशन कैसे होगा, t इक्वल्स टू 0 पे यहां था पार्टिकल, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर घूम के फिर नीचे आया, ऐसे हो रहा है। करेक्ट है? तो ये समझे कि नहीं बात? यस सर। बस उतनी देर से जो बकवास कर रहे थे उसका पूरे का सार ये था। ठीक है, अब देखो जरा हम आगे बढ़े। अब हम एक मोशन बना रहे हैं, आपसे पूछते हैं, आप उसमें देखते हैं कितना आप सीखे। एक क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल 0 है, एक ग्राफ बनाया हमने एसटी का, ठीक है, किया हुआ सवाल है, देखते हैं। अब फिर से आप ए बी सी डी ई एफ, ये अलग अलग टाइम है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। आपको बताना है किस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। टाइम एट विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। F. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सॉरी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो मगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो। F. हाँ, देखते हैं। डी होगा। डी क्या, T4? डी डी F. 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 T6. डी कह रहा हूं, ये T4 पे। T6. देखो बेटा सुनो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कर्वेचर नीचे की तरफ हो। कर्वेचर नीचे की तरफ इन 3 जगह पे है, कर्वेचर नीचे इन 3 की जगह पे है, तो ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। कौन कौन सा पॉइंट है, डी ई एफ। जो वेलोसिटी है डी पे कितनी है, डी पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अरे वेलोसिटी नहीं, एस टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ना, तो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ई पे 0 है, एफ पे नेगेटिव है क्योंकि घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ रेट डिक्रीजिंग है, तो ये आ जाएगा डी पे पॉजिटिव, ई पे 0 और एफ पे नेगेटिव।
करेक्ट है? बोलो बेटा। हाँ यस सर। आगे बढ़े। चलो, तो कौन सी जगह है? वेलोसिटी हमें पॉजिटिव चाहिए और एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए, तो हमारे हिसाब से कौन सा पॉइंट हो रहा है? डी, या यूं बोले एट टी इक्वल्स टू T4। T इक्वल्स टू T4 पे होगा। बोलो, क्लियर है ये बात? अब हम एक मोशन बना रहे हैं, उसको आपको इंटरप्रेट करना है कि क्या हो रहा होगा। एक मोशन बना रहे हैं, उसको देख के आपको इमेजिन करना है कि आप घर से निकले। आप यूं मानो, हम एक मोशन बना रहे हैं अभी, आपको ये मानना है कि हाईवे के किनारे आपका घर है, आप स्कूटी उठाते हो, और जैसे जैसे मोशन दिखा है वैसे वैसे आपको करना है। चलो, एग्जाम्पल 1 बहुत सिंपल सा है, T और S। ठीक है, एग्जाम्पल इज विजुअलाइज द मोशन। ये कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको विजुअलाइज करना है कि कैसे कैसे चल रहा होगा। ये 40 ले लो, इसको 80 ले लो। S इन सेकेंड, सॉरी T इन सेकेंड, S इन मीटर। हाँ, बहू वाले कमरे में रखी, बहू वाले कमरे में शायद। चालीस के बाद ये हो जाएगा हमारा 80, फिर उसके बाद है ये 160। आपको बताना है, आप हाईवे पे, आपका घर है, ये आपका, ये हाईवे है, ये आपका घर है, यहां पे यहां से आप निकलते हो, ये दिशा पॉजिटिव है। अब आपको चलना है, बताओ आपका मोशन कैसे हुआ। विजुअलाइज करो और हमें बताओ कि आप कैसे कैसे चले। देखो, अभी हम बिल्कुल नए हैं ग्राफ को लेके, ये हम मतलब आप लोग एकदम नए हो, तो अभी हम लोग कुछ नहीं जानते ज्यादा ग्राफ के बारे में। अभी हमें एक एक चीजों को विजुअलाइज करना है कि ग्राफ में कैसे चीजें होती हैं, एक एसटी ग्राफ का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, समय लगे तो लगे, लेकिन आप इसको जरूर सीखो। चलो बताओ कैसे हो रहा होगा मोशन इसका, कौन बताएगा? हमें सर 40 सेकंड तक आगे ले गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, 80 के 40 से 80 के बीच में हम लोग रुके रहे, फिर 160 तक आ गए। फिर 160 तक हम 160 वापस आ गए थे। वापस आ गए। ठीक है, पैराबोला नहीं है मतलब। अच्छा, पुरानी बात कह रहा है। चलो, कोई और बताएगा क्या होगा? अब है अखिल नहीं आया आज? चलो बोलो जल्दी से। उर्वशी बेटा, फिर से हम अभी कैसे समझा दें? अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। उर्वशी बेटा, अब पूरा फिर से समझाने में थोड़ा सा समय जाएगा, ज्यादा समय बचा भी नहीं अपने पास, तो अभी तब तक उसको समझो। हम आपको ये वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर देंगे, जरा सी देर नहीं लगेगी। ठीक है, अब देख लेना बेटा। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला पेज समझा दें। ठीक, देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला जा रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है मगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब कॉनकेव डाउन होगा। अरे ऐसे होता है ना, रोतलू वाला हिस्सा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। तो इस वाले हिस्से में d2s/dt² क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये नीचे की तरफ है, तो DEF पे ही नेगेटिव हो सकता है एक्सेलरेशन। लेकिन D पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इसका रेट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ेगा।
ई पे 0 है, एफ पे डिक्रीजिंग है, तो रेट नेगेटिव होगा। करेक्ट है? तो ये चीज है, ये देखा भी था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले में। तो जिनको अगर लगे कि कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, ये सब चीजें हमने पहले बताई हुई हैं। तो चलो इस पे आए। देखो इसको, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें अगर आप देखो तो 0 से लेके 40 सेकंड तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड v इक्वल्स टू कितना है, 80/40, 2 मीटर पर सेकंड। 80/40 कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। और 40 से लेके 80 तक क्या हो रहा है, सर रेस्ट पे। यहां से यहां तक क्या है, ये रेस्ट पे है। करेक्ट। और 80 से लेके 160 तक कैसा है, बोलो। 80 से, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, मगर इसमें वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। ये भी 80, ये भी 80। अगर हम इसको थीटा बोल देते हैं तो -10 थीटा, ये कितना हो जाएगा, 80/80। ठीक है, कितना 80/80, 1 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ 1 मीटर पर सेकंड है विद अ नेगेटिव साइन। हो क्या रहा होगा कि ये भाई साहब पहले यहां से यहां तक गए, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। फिर 40 से लेकर 80 सेकंड तक यहां पे रुके रहे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 80 से लेके 160 तक क्या हुआ, 80 से 160 तक क्या हुआ, ये -1 से चला बस। तो ये फिर वापस पहले यहां गया, फिर ये यहां से यहां पे रुका, विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद फिर ये वापस आ गया। यही आपके साथ हुआ। आप यूं मान लो कि आप स्कूटी लेके चले, कि आप कितने 40 सेकंड तक पहले आप आगे गए, कितनी दूर पहुंच चुके थे आप, 80 पे। फिर 80 के बाद आपने यहाँ 40 सेकंड तक विश्राम किया, फिर इसके बाद आपने डायरेक्शन बदली और फिर आप अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए, जहां पे आप थे उसी जगह पे पहुंच गए। बोलो ये समझ में आया? ठीक है, अब इसी जैसा एक क्वेश्चन और करो। चलो देखो, इसको आपको पूरे मोशन को समझना है कि क्या हो रहा था। ठीक है, एस है, टी है। शुरू में पहले ये ऐसे रहा, ये T1 है। इसके बाद ये पैराबोला है, ठीक। फिर पैराबोला के बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। फिर इसके बाद ये एक पैराबोला है, T4 है। अरे T1 T2, ये T1 है, T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। चलो आपको बताना है कि आपका मोशन कैसे हो रहा है। आपको इमेजिन करना है कि आप सड़क किनारे रहते हो, ये पैराबोला है, आप सड़क के किनारे रहते हो और आप एक रास्ते की तरफ चले जा रहे हो, रोड एकदम सीधी गई है और आप ऐसे ऐसे करके चले, ये आपका मोशन है। क्या आप इस मोशन को विजुलाइज कर सकते हो कि मोशन कैसा होगा? चलो करो। हाँ, सबसे पहले देखो इस मोशन को समझने के लिए, हाँ सार्थक बेटा बताना, लेकिन सबसे पहले क्या किया हमने, एस एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ठीक है। हाँ सर। हाँ बेटा सॉरी। चलो देखो एक बात समझो, सबसे पहले मोशन को समझने के लिए एस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। इस पैरेलल लाइन में एक बार बताओ, 0 से लेके T1 तक आप कैसे चले? यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म स्पीड से।
यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप कैसे चले, ये t इक्वल्स टू 0 था, ये t इक्वल्स टू कितना है, t1 है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, t2 तक क्या हो रहा है, सर T2 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी। वेरी गुड। फिर t1 से t2 तक क्या हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कैसा है, पॉजिटिव है। ओहो ठीक है, अब देखिएगा यहां से यहां तक पॉजिटिव वेलोसिटी के मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव के साथ बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी यहां तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसने इसी वेलोसिटी के साथ आगे कंटिन्यू किया। ठीक, T2 से T3 तक इसने इसी वेलोसिटी के साथ मोशन कंटिन्यू किया। फिर इसके बाद ये थोड़ा आगे गया, एक्सेलरेशन आगे नेगेटिव होने लगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके घटी और घट घट के कहां से यहां से यहां तक पहुंच गई। ये वाला है t इक्वल्स टू T4। तो T3 से T4 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा मगर वेलोसिटी ऊपर थी, यहां से यहां तक आ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फर्दर T4 से T5 तक क्या होगा, बोलो। सर रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे है, सर रेस्ट पे। रेस्ट पे आ गया। वेरी गुड। समझ में आया क्या हुआ, तो ये Yes. कैसे कैसे करके इसका मोशन हुआ, ये विजुअलाइज हुआ अच्छे से, बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो हमें एसटी ग्राफ क्या क्या दे सकता है। ठीक, तो ये चीजें अभी तक हमने मोशन को विजुअलाइज करना सीखा। ये पहला लेक्चर था तो हमने थोड़ा थोड़ा ग्राफ का इंट्रोडक्शन भी दिया कि ग्राफ क्या होते हैं, कैसे रीड करे जाएं, इनको सबको जाना। अब हम जो देख रहे हैं उसको समझो जरा, हम नोट करके जो चीजें बता रहे हैं कि हमें एसटी ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फ्रॉम एसटी ग्राफ से क्या निकल सकता है, डिस्प्लेसमेंट, उसका तो ग्राफ ही है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो चीजें मिल सकती हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेन थीटा, बोलो। हाँ सर। अगला है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी भाई, कोई भी फंक्शन था इस तरीके का, ये है Total displacement upon total time. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड, ये है हमारा T1 T2 S1 S2, ये हो जाती है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। और ये क्या आया था, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो इन दो को ज्वाइन करने वाली लाइन बढ़ाओ और आगे थीटा नाप लो, यही थीटा हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। या यहां पे आगे लिख दें स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग S1 T1 एंड S2 T2। करेक्ट है, तो ये वेलोसिटी दे सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी दे सकता है। तीसरे पे आते हैं, और क्या क्या इससे मिल सकता है,
एक्सेलरेशन का साइन, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं हम? एक्सेलरेशन का साइन निकाल सकते हैं। अगर कोई ग्राफ ऊपर है, अगर कोई ग्राफ कॉनकेव अप है, पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो कि कॉनकेव डाउन है, नेगेटिव, नेगेटिव। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। याद रखने का तरीका ये है कि भैया ये हैप्पी है, पॉजिटिव है, ये दुखी है, ये नेगेटिव है। करेक्ट है? तो ये होती है बेसिक चीजें, इनकी मदद से ये हम निकाल सकते हैं। तो समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो क्या करें हम, आज इतना ही रखें। तो एसटी ग्राफ से पूरी इंफॉर्मेशन हमने ले ली, क्या क्या इससे निकाला जा सकता है, क्या क्या होता है एसटी ग्राफ, किस किस तरीके से इसको रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बेटा ये अपने आप में बहुत जबरदस्त ग्राफ होता है, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। एसटी ग्राफ की लिमिटेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट तो बताता ही है कि भैया जिस भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस वाले पे चाहिए टाइम पे, आप यहां से नाप लो, भैया ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोलो, तो ये डिस्प्लेसमेंट का तो ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो देता ही देता है, साथ साथ में ये क्या देता है? वेलोसिटी देता है। कैसे? वेलोसिटी निकालने के लिए जिस भी पॉइंट पे चाहिए वहां से आप लाइन खींचो, टेन थीटा नाप लो और वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट होता है एक्सेलरेशन का साइन बताता है ये केवल। एक्सेलरेशन का साइन बताने का मतलब है ये केवल ये बताता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एसटी ग्राफ से नहीं मिलती है, बट एसटी ग्राफ हमने पढ़ा इसलिए कि हमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए टॉपिक की अपने। ठीक है, तो एसटी ग्राफ को आज हमने देखा। कल वाला ग्राफ ऐसा है जिसकी मदद से आप हर सवाल बना सकते हो इस टॉपिक का। ठीक है, तो वीटी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हर एक चीज निकाली जा सकती है और हर चीज हम निकालना सीखेंगे भी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगली वाली क्लास में मिलेंगे बेटा। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए, बोलो। ठीक है, चलो बेटा फिर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। चलो, थैंक यू।